गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखीय प्रोग्राम समस्याओं पे बात कर चुके हैं और हमने उसमें यूज आने वाले कुछ मेथड और उनके बारे में काफी कुछ हमने स्टडी किया है। आज हम उससे एडवांस लीनियर प्रोग्रामिंग से एडवांस असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम का जनरल मीनिंग क्या होता है कि हम सही काम को सही व्यक्ति को, मशीन को या जिनको भी हमको असाइन करना है, सही को सही काम देंगे तो हमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिलेगा। ये कैसे संभव है, ये हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, वी डोंट हैव एज मैनी मैनेजर एज वी शुड। जितने हमको मैनेजर चाहिए इस काम के लिए उतने हमारे पास है नहीं, बट वी वुड रादर टू हैव टू फ्यू देन टू मैनी। पर हमें अगर टेक्निक्स पता होंगी और ये होंगी तो हम कम से भी काम में ले सकेंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम यहाँ समझा रहे हैं, बिकॉज हम सब टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। तो मान लिया एक प्रिंसिपल है, उसके अंडर में दो तरह के एम्प्लॉय आ रहे हैं, टीचर आता है और ऑफिस स्टाफ आता है। अब टीचर से भी उसे काम लेना है, ऑफिस स्टाफ से भी काम में लेना है प्रिंसिपल को। अब कौन सा काम किसको दे? टीचर को टीचिंग का काम देगा। अब टीचर हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यूजी में पढ़ा सकने को भेज सकते हैं, पीजी में पढ़ाने को भेज सकते हैं। ऑफिस स्टाफ की बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का काम दे सकते हैं, एकेडमिक का काम दे सकते हैं, अकाउंट्स का काम ले सकते हैं। अब कौन से टीचर की कैपेसिटी किस सब्जेक्ट को पढ़ाने की अच्छी है, उसको वही सही सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया जाएगा तो ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा। अगर गलत सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया तो ऑप्टिमम रिजल्ट ना आए, ज्यादा चांसेस हैं। इसी तरह से ऑफिस स्टाफ को भी सही काम दिया जाए, अकाउंट्स जानने वाले को अकाउंट्स का काम दिया जाए तो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो ये तरीके कैसे अपनाएं हम कि सही आदमी को सही काम मिले या सही मशीन को सही वर्क मिले तो हमारे रिजल्ट अच्छे आए। ये सारी स्टडी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में करते हैं। यहाँ पे जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर रहेगा असाइनमेंट पढ़ने का, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड एज्यूम्पशंस लेते हैं, परिचय एवं अभिग्रहित। क्या क्या एज्यूम्पशंस हमको इसमें लेने पड़ेंगे? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इसका गणितीय गठन कैसा होगा, इनमें कौन कौन सी डेफिनेशंस काम में आएंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनसे आगे। मेथड्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक मेथड है हंगेरियन मेथड और एक है ऑप्टिमाइज रिजल्ट निकालने के लिए जब हंगेरियन मेथड फेल हो जाता है तो मिनिमम रो कवर मेथड या न्यूनतम पंक्ति संवरण विधि। और लास्ट में हम एग्जाम्पल लेके कैसे सॉल्व होती है प्रॉब्लम ये देखेंगे। नियतन समस्याएं यहाँ इन्होंने डिफाइन करने को कोशिश कर रहे हैं। हम वास्तविक जीवन में किसी व्यक्ति, मशीन, साधन को कौन सा कार्य नियत किया जाए कि कम समय में, यहाँ ध्यान रखिएगा जैसे हम एलपीपी में बात करते हैं ऑब्जेक्ट हमारा मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है, यहाँ पे हम चाहते काम कम समय में है और कम लागत में, मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट में कार्य पूर्ण हो जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सामान्यतः ये समस्या विभाग प्रमुख, बड़े स्तर के व्यापारी, बड़े संगठन के समक्ष अधिकाधिक रूप से आती है। जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको रहती है प्रॉब्लम कि किसको क्या काम दिया जाए कि हमारा कम समय कम लागत में पूर्ण हो जाए और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले या बेनिफिट हो। नियतन समस्या क्या है? व्यक्ति, मशीन, साधन को उसकी क्षमता के अनुरूप अलग अलग कार्यों पर लगाना ताकि न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके। लागत कम से कम लगे, लाभ अधिक से अधिक मिले, ऐसा काम किया जा सके। और वो जब भी संभव होगा जब सही आदमी को, सही मशीन को सही काम दिया जाएगा। ये काम देना, सुपरवाइजिंग करना, ये सब हमारे जो भी संस्था का हेड है उसका काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, कक्षाओं को कक्ष अलॉट करना
कितनी कक्षाएं आपके पास हैं, उनमें कितने रूम्स देने हैं, ये कहलाती है टाइम टेबल प्रॉब्लम। ड्राइवर को साधन देना, साधन में ट्रक, ट्रेन, बस कुछ भी हो सकता है, तो सही चालक को सही साधन मिल जाए तो वो ज्यादा टाइम कम बचाते हुए आपको ज्यादा दूरी पे ले जा सकता है। कार्यालय के विभिन्न कार्यों का विभाजन, ये सब हमारे नियतन समस्या में आते हैं। नियतन समस्या का अध्ययन करने का मुख्य रूप से निम्न अवधारणाएं, एजम्पशंस क्या क्या हैं। देखिए, सही व्यक्ति को सही काम देने पे इष्टतम परिणाम प्राप्त होगा, ये हमारा मानना है, और ये एट द मोस्ट ज्यादातर समय सही बैठता है, क्योंकि सही व्यक्ति सही काम कर पाएगा। अगर मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे मैथ्स पढ़ाने को दिया जाएगा तो मैं ज्यादा बेटर पढ़ा जा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे संस्कृत पढ़ाने को दिया जाएगा तो मैं उतना बढ़िया रिजल्ट ना ला सकूं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, सही व्यक्ति को सही काम अलॉट किया जाए। ओके। एक कार्य को एक समय में एक व्यक्ति, एक मशीन, एक साधन ही को ही दिया जा सकता है। ये एक बड़ा एजम्पशन है नियतन समस्या में, कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जा सकता है एक समय में। यहाँ पे हमने एक ये डायग्राम आप देख रहे हैं, पर्सन 1 को वर्क 1 दिया, पर्सन 2 को वर्क 2 दिया, पर्सन 3 को वर्क 3 दिया। ये एक सिंपल अलॉटमेंट है। कम वर्क और कम अलॉटमेंट में हम आसानी से देख के कर सकते हैं, लेकिन जब ये संख्याएं बड़ी होती है, डेटा बड़े हो जाते हैं, तो इट इज टिपिकल कि कौन से आदमी को कौन सा काम दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास डेटा है P1, P2, P3, और वर्क है W1, W2, W3। ओके। अब यहाँ पे ये क्लासेस हैं, ट्यूटोरियल है, एक्सेट्रा, ये काम है। अब यहाँ P1 को अगर हम W1 पे क्लासेस दें, ट्यूटोरियल दें, एक्स्ट्रा वर्क दें, ये सारे यहाँ पे अलॉटमेंट होंगे, और उनमें से कौन सा काम किसको दिया जाए, जब पूरी टेबल हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन निकालना हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाता है। तो यहाँ पे दो बेसिक एज्यूम्पशंस हैं असाइनमेंट के लिए। राइट पर्सन राइट वर्क, सही आदमी को सही काम दिया जाए, और एक काम एक समय में एक व्यक्ति को मिलेगा। एक व्यक्ति को एक काम ही दे सकते हो आप, एक मशीन को एक वर्क ही दे सकते हो आप। ये असाइनमेंट का मेन एजुम्पशन है। यानी कि आपके पास अगर n काम है तो n मशीन होनी चाहिए, 4 क्लासेस हैं तो 4 टीचर होने चाहिए। एक काम को दो व्यक्ति नहीं कर सकता, दो काम को एक व्यक्ति से नहीं करा सकते। ये यहाँ इसका बेसिक एज्यूम्पशन है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारी अधिकतर स्क्वायर फॉर्म में होगी, क्योंकि जितने व्यक्ति उतने कार्य, जितनी मशीन उतने साधन। तो ये n क्रॉस n रूप में होगी, जो कि स्क्वायर कहलाएगा। ये नियतन समस्या का एक एज्यूम्पशंस है जो हमें ध्यान रखने हैं। अभी तक जो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या पढ़ी थी, उसमें आपको ध्यान होगा ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म था, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जेड प्राइमल प्रॉब्लम, सी एक्स ए एक्स ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है बी के, और लास्ट नॉन नेगेटिव कांस्टेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, सेकंड को कांस्टेंट कहते हैं, और लास्ट को नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। यहाँ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं, ये वाली। और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये दे रखी है। एक फर्नीचर निर्माता दो मशीन ए और बी पर कुर्सी और मेज बनाता है। दो मशीन है जिन पे दो तरह के साधन बना रहा है, कुर्सी और मेज। एक कुर्सी को बनाने में मशीन को मशीन ए पे, यहाँ पे हमने ये टेबल बना दी जिससे क्लियर हमको लगे, मशीन ए पर और बी पर क्रमशः 2 व 6 घंटे लगते हैं। मशीन ए पे 2 घंटे लगते हैं, मशीन बी पे 6 घंटे लगते हैं। किसको बनाने में? एक कुर्सी को बनाने में। तो ये कुर्सी के साथ हमने कंस्ट्रक्ट डाल दिए 2 और 6। और एक मेज को बनाने पे ए और बी पे क्रमशः 4 व 2 घंटे लगते हैं, तो ये 4 और 2 घंटे डाल दिए। प्रतिदिन मशीन ए व बी पर 16 एवं 20 घंटे उपलब्ध हैं। तो ये जो मशीन ए पे 16 घंटे उपलब्ध है, जो रिक्वायरमेंट वेक्टर बनता है हमारा, और बी पर है 20 घंटे उपलब्ध। इससे कम या ज्यादा आप काम नहीं करा सकते हो, इतने ही घंटे उपलब्ध है, ज्यादा नहीं करा सकते,
कम करा सकते हो, आप जल्दी फ्री कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट जो है ये एक डायरेक्शन में है एलपीपी के लिए। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, वन वे रेस्ट्रिक्शंस है एलपीपी में, और ये बड़ा चेंज आएगा असाइनमेंट में। असाइनमेंट के आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू वे प्रॉब्लम होती है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये वन वे रेस्ट्रिक्शंस है कि ये दोनों का सम 4 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 घंटे से कम हो सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन इधर लग रहे हैं हमारे, इसलिए ये डायरेक्शन इधर दी हुई है। ये रिक्वायरमेंट वेक्टर है, इसमें वन साइडेड डायरेक्शन है, कहीं इस तरह का नहीं है कि 2 और 6 के लिए क्या है, मशीन एक कुर्सी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा इस तरफ, मेज के लिए कोई वो नहीं है, बनाने के लिए मशीन ए पे टाइम दे रखा है, बी पे टाइम दे रखा है। तो एलपीपी हमेशा वन वे रेस्ट्रिक्शन वाली प्रॉब्लम होती है, एक ही तरफ होता है ये बी रेस्ट्रिक्शन, जबकि असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू वे रेस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम होती है। उसमें इस तरफ भी रेस्ट्रिक्शन होता है और इस तरफ भी होगा। ओके, हम आगे देख सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, जनरल टू वे रेस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम। यहाँ टू वे कैसे है, मान लिया हमारे पास 4 ओरिजन है जहां पे काम होना है, O1 O2 O3 O4, और 3 डेस्टिनेशंस हैं D1 D2 D3, जहां पे ये O1 से D1 पे ये 2 यूनिट दे रखी है हमको, 7 4 जो भी डेटा दे रखा है वो ये दे रखा है। अब उपलब्ध इकाइयां, O1 पे कितनी इकाइयां उपलब्ध है, 5, जिसको हम A1 से डिनोट कर रहे हैं। O2 पे है 8, जिसको हम A2 से डिनोट कर रहे हैं। O3 पे है 7, जिसको हम A3 से, और इसी तरह से O4 पे 14, जिसको हम A4 कह रहे हैं। एलपीपी में सिर्फ ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसलिए वन वे कहलाती है। पर यहाँ हम देखें इस प्रॉब्लम में, तो इधर भी रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। D1 पे रिक्वायर डिमांड जो है वो 7 यूनिट की है, जिसको हम B1 कह रहे हैं। D2 पे डिमांड जो है वो 9 यूनिट की, जिसको हम B2 कह रहे हैं। D3 पे 18 की है, जिसको हम B3 कह रहे हैं। तो यूं वर्टिकल भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, हॉरिजॉन्टल भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। और यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, 4 हमारे ओरिजिन है और 3 डेस्टिनेशन है। तो दिस इज नॉट एन प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्टली असाइनमेंट, इट इज एन प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। वहां पे हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एक आदमी को एक काम। ओके, तो ये देखिए सबसे जनरलाइज प्रॉब्लम है, जिसमें टू वे रेस्ट्रिक्शंस हैं और ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इक्वल नहीं है। तो सबसे जो जनरलाइज प्रॉब्लम होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ओरिजिन और डेस्टिनेशन बराबर हो जाए और रिक्वायरमेंट और डिमांड भी सब जगह इक्वल हो, तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और असाइनमेंट प्रॉब्लम में अगर हमारी टू वे रेस्ट्रिक्शंस को हम वन वे रेस्ट्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें तो वो एलपीपी हो जाएगी। तो सबसे लोअर प्रॉब्लम हमारी एलपीपी, उससे जनरलाइज प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम, और सबसे जनरलाइज मोस्ट जनरलाइज प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम एलपीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक डायग्रामेटिकली चार्ट है, जो जनरलाइज प्रॉब्लम में सबसे हाईएस्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्लियर, उसके बाद असाइनमेंट एंड देन एलपीपी। हम एलपीपी का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम असाइनमेंट पे जा रहे हैं, और फिर फाइनली हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे। ये जनरल टू वे रेस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको मिनिमाइज करना होता है, टाइम को या कॉस्ट को। ठीक है, एलपीपी में आपने पढ़ा था, दैट इज समेशन। यहाँ मैं वापस चल रहा हूँ, आपको बैक में ले जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल वेरिएबल और सिंगल वो होता है, इसलिए एक समेशन होता है, क्योंकि वन वे रेस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टू वे रेस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम आई और जे, एक रो के लिए रेस्ट्रिक्शन, एक कॉलम्स के लिए, तो यहाँ 2 समेशंस आते हैं। और जनरलाइज प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसलिए हम ये इक्वल नहीं ले रहे हैं। यहाँ देखना आप, एम है या एन है, जनरलाइज प्रॉब्लम का ले रहे हैं हम फॉर्मुलेशन। सी आई जे कॉस्ट है उसकी, और कितना अलॉटमेंट है वो एक्स आई जे है।
तो ये ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मिनिमाइज करना होता है। और प्रतिबंध, अभी जो हमने लास्ट प्रॉब्लम ली थी, यहाँ पे ये सारे AI, ये जो सारा सम है इसको हम यहाँ शो कर रहे हैं। समेशन j इक्वल्स टू 1 to n, जितना भी अलॉटमेंट है वो AI के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये j में ले रहे हैं तो सॉल्व होके किस में आएगा, I में, इसलिए ये AI के लिए हम इक्वल कर रहे हैं। m रो है इसलिए ये रो के लिए जा रहा है। ओके, सेकंड हम ले रहे हैं डिमांड के लिए, ये है रिक्वायरमेंट और ये डिमांड। डिमांड में हम एक्सआइज है रो वाइज ले रहे हैं I1 to m, तो ये सॉल्व होके आएगा j में, और j है हमारा कॉलम। कॉलम में हमारी जो अभी हमने देखा था कॉलम B1 B2 BJ B3 टोटल, हम तो समीशन फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं j में BJ। ये हमारा रिक्वायरमेंट और ये हमारी डिमांड है। अगर रिक्वायरमेंट और डिमांड बराबर हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। जरूरी नहीं है ये हमेशा बराबर हो। अगर ये कंडीशन यहाँ आ रही है समेशन आई AI एंड BJ, तो ये हमारी बैलेंस प्रॉब्लम होगी अगर ये बराबर आ रही है। और अगर ये बराबर नहीं होगी तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो यहां से हम दो तरह की प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अनबैलेंस असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, असाइनमेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर इक्वल नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है कि ये इक्वल है या नहीं है। ये हमें डेटा देख के पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसका सम करें, 5 और 8 13 और 7 20 और 14 34, यहाँ पे 18 9 27 और 7 34, तो यहाँ रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी बराबर आ रही है, तो ये हमारी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ओके, तो ये कंडीशंस हमको ये पता चलेगा। m और n बराबर हो जाए, ये वाला कंडीशन, तो बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। m और n भी बराबर हो जाए, यानी कि सही व्यक्ति को सही काम, एक व्यक्ति को एक काम, तो ये असाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। AI और BJ अगर 0 और 1 हो, या तो 0 हो, सही आदमी को सही काम दे दिया तो 1 आएगा वैल्यू, सही आदमी को गलत काम दे दिया तो 0 आएगा। तो यहाँ पे AI और BJ के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम में रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि AI और BJ 0 और 1 होने चाहिए। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में m बराबर n हो जाए और AI बराबर BJ हो, तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी असाइनमेंट प्रॉब्लम में। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। ये हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कल से शुरू करेंगे। आज के लिए हमारा कैसे प्रॉब्लम होती है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, फॉर्मुलेशन कैसे हुआ है, ये आज हमने देखा है। तो कल इससे आगे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कैसे उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया जाएगा, क्या डिफरेंस है, ये आज हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम में। तो यहाँ तक का आप एक बार रिवाइज करें